पे रख देते हैं, ठीक है, अगर दो चार्जेस को रेस्ट पे रख देते हैं एक डी डिस्टेंस अपार्ट में, तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, ठीक है। सो ये लॉ हम लोग को क्या बताएगा, ये लॉ एक्चुअल में हम लोग को ये बताएगा कि अगर कोई दो फोर्सेस, कोई भी दो चार्जेस, अगर दो चार्जेस किसी भी डी डिस्टेंस अपार्ट में है तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो चार्जेस को अगर हम लोग एक अकाउंटेबल डिस्टेंस पे रखें तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते अपने सिंपली ये चालू करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं, तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। Coulomb's law states that the magnitude of force of attraction or repulsion between two charges that are placed at rest at a distance d apart is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and the direction of the force depends upon the charges, upon the nature of charges, and it always acts along the line of the distance between them, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो हर एक बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। सो मैथमेटिकली समझते हैं ये क्या कूलम सर बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कूलम सर ने डिस्कवर किया था इस लॉ को। इन्होंने एक्चुअली खुद फाइंड आउट किया था कि ये फोर्स क्या होगा, किधर कितना लगेगा या किस डायरेक्शन में होगा। सो देखते हैं मैथमेटिकली क्या है। और वैसे भी ये टॉर्सनल बैलेंस पे किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये लॉ मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q1 को रेस्ट पे रखे, एक दूसरा चार्ज था Q2 जिसको अगेन रेस्ट में रखा हुआ, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट्स सपोज R, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज R था, तो इन लोगों के बीच का डिस्टेंस की जो लाइन है ये हो गया, ठीक है। ये लाइन है डिस्टेंस के अलोंग, ठीक है। अभी इतना समझ लेते हैं, ये एक लाइन है डिस्टेंस के अलोंग, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ये मैग्नीट्यूड था ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट अभी बोली थी आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ठीक है। नाउ अगर दो चार्जेस को एक अकाउंटेबल डिस्टेंस में रखें तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एग्जिस्ट करता है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए इसको अब अपने वो करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये K क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, होप आपको दिख रहा होगा, ओके, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इसमें जब भी हटाएंगे और इक्वल टू साइन आता है तब एक कांस्टेंट जरूर आता है, और इस कांस्टेंट को इस केस में अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस में अपने बोलेंगे ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू भी फाइंड करके रखी हुई है सर ने, ठीक है। और जो K की वैल्यू होती है, ठीक है, जो K की वैल्यू होती है
वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। आपको इतनी याद रखनी है, इस वैल्यू को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। क्या है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। एंड ये भी इक्वेशन को बहुत ध्यान से याद रखना है। चलिए अगली इक्वेशन को याद रखेंगे। इसको फिलहाल अभी इसको आपके समझने के लिए अच्छी रहेगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो अपने इतनी देर में अभी क्या सीखे कि जो अगर दो चार्जेस को एक डिस्टेंस r पे रखा गया है तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक एग्जिस्ट करेगा, एक तो अपीयर होगा और एक इक्वल टू साइन लग जाएगा, और इस कांस्टेंट को अपने बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2। ठीक है ना। अब इसको अपने एक और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है k इक्वल टू 1/4πε0। अब ये क्या चीज है? ये सेम वही है, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि द चार्जेस ठीक है, अपने को ये बोलना है, ये भूलना नहीं है। अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो किसके लिए वैलिड था? वो वैलिड था जब ये दो चार्जेस को अपने स्पेस में रखें, स्पेस इन द सेंस वैक्यूम में। इसमें लिख देते स्लैश वैक्यूम। ठीक है, मतलब कि अगर दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा गया है तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो k Q1Q2/r² होगा, जिसमें k का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2। एंड जो k को और हमने अपने जो है एक्सप्रेस करते हैं ये होता है 1/4πε0। यूनिट नहीं बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? इसको अपने बोलते हैं एप्सिलॉन0, और ये बेसिकली एक सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको अभी मिटा दूंगा। ये तो इसका ग्रीक नेम था। अभी इसका फिजिक्स में जो ऐसा ना जो इसको बोला जाता है ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन0 अपने लिखे हैं ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस का जब भी मैं मतलब बोलूंगा तब आपको समझना है कि ये वैक्यूम की ही बात हो रही है। ठीक है, ये वैक्यूम की यहाँ पे बात की जा रही है। जब भी अपने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात किए तो इसका मतलब कुछ डेंजर टर्म नहीं है कुछ भी। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि कोई भी एप्सिलॉन जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक मीडियम को, जो भी वो मीडियम था, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उसमें कितना अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब, ठीक है, ये एप्सिलॉन0 है। ये एप्सिलॉन0 क्या ये मतलब ये एप्सिलॉन0 क्या बताता है कि ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। ठीक है, वैसे ही एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट करता है, एप्सिलॉन r भी एग्जिस्ट करता है। एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r है परमिएबिलिटी। इसको अपने और एक
एक बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ये अपने लिख देंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एंड ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। हर एक मीडियम का जो है अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया कि जो ठीक है, बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगा, अभी आपको फिलहाल इतना समझना है कि एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एनी मीडियम का मतलब ये हो गया कि एक एक्सटर्नल फील्ड में उस मीडियम पे कितना अफेक्ट पड़ता है, उस एक्सटर्नल मतलब एक इस मीडियम पर, जिस मीडियम की अपने परमिबिलिटी की बात करें, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी की, उस मीडियम पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वही ये एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तब ये आएगा 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर मीटर टू द पावर माइनस 2 न्यूटन टू द पावर माइनस 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए पक्के तौर से। क्या कि एप्सिलॉन और क्या है? एप्सिलॉन आर क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा? 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर मीटर माइनस 2 न्यूटन इनवर्स। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में है। लेकिन ये केस तो अपने क्या बोले थे कि ये वैक्यूम में है। अगर मान लीजिए हम इसे पानी में डाल दें तब सिचुएशन क्या होगी? तब अपने को और एडवांस करना पड़ेगा इस चीज को। उसी लिए जब भी जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पहले पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स या फिर लेंस वाले चैप्टर जो भी क्लास 10 में थे, उनमें आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपने एक रेशियो निकालते थे, आपको इतना याद होगा। तो उसी तरीके से इसमें भी ये रेशियो होता है। क्या? अपने एक एप्सिलॉन डिफाइन करते हैं जो कि होता है रेशियो ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, सो अब अपने आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे अपने कोई रेशियो को कंपेयर किए थे, तो इसमें ही उसी तरीके से अपने एप्सिलॉन को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो कि होता है एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो कि हो गया रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, बाय रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। एंड यहां से अपने इन चीजों को एनालाइज करने वाले हैं कि अब इसके कारण क्या होगा। इसके बाद अगर अपने लिखना चाहें
तो इसके बाद अपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखेंगे तो अपने क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इनको किसी मीडियम में रखा गया, ठीक है, अगर लेट्स सपोज इफ चार्जेस आर kept in another medium, तब क्या होगा, तब जैसे अपने फोर्स क्या लिखते थे कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तब उस समय क्या लिखेंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की जो वैल्यू उस समय होगी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि हम लोग तो उस मीडियम में रख रखे हैं, राइट, उस मीडियम में रखे हैं ना। अब यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ई है, ठीक है। सो ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। अब यहां से अपने क्या निकाल सकते हैं, जो ये मीडियम का होगा तो इससे अपने ये निकाल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम क्या होगा, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर यूज करते हैं, तो के को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, यही है ना, इसको सीधा यूज किए इधर। अब आप अगर इसको के को वापस सब्स्टिट्यूट करोगे एफ इलेक्ट्रिक में, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखिए के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये सीधा वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू को ध्यान से देखिए एंड इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, क्या ये सेम है, जी हाँ ये सेम है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम है। लेकिन अपने तो ये मीडियम के लिए निकाल रहे थे ना, ये मीडियम के लिए निकाल रहे थे, तो अब अपने क्या लिखे कि फोर्स इन दैट मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दैट मीडियम जो था वो क्या लिख सकते थे, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये आपका एक नया फॉर्मूला है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि अब ये जो फॉर्मूला है ये, अच्छा हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये निकालनी आसान है रेदर देन एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते हम लोग बड़ी आसानी से, लेकिन ये आसानी से कैलकुलेट हो जाती है कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग की ये रिलेटिव ये मीडियम की परमेबिलिटी कितनी है, तो ये अपने आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो रिलेटिव एब्सोल्यूट परमेबिलिटी था उसको कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्म से, इस फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना आसान मिलता है, ठीक है। रेशियो निकालना इज इजियर देन फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पहले से ही पता है, ठीक है। सो ये अपने पास फाइनल फॉर्म आ जाता है किसी भी मीडियम में। तो अपने को क्या करना है, जब भी बोलेगा कि फोर्स इन मीडियम क्या होगा, तो अपने क्या करेंगे, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। ये क्या होगा, ऑफ दैट मीडियम। अच्छा, उस मीडियम का ही ना रेशियो निकाल रहे हैं, और किसी का थोड़ी ना रेशियो निकाल रहे हैं। फोर्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन द ऑफ द सेम सिस्टम इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कीजिए एंड इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो अपने अभी तक डायरेक्शन का कुछ बात नहीं किया, अपने ये बात कर ली कि मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन का तो बात ही नहीं की है ना अभी तक। तो चलिए डायरेक्शन का बात भी कर लेते हैं। जब ये दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया रेस्ट में, तब अपने बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा या एक्ट करेगा दोनों के ऊपर। कैसे करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा? मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि सर ये मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या होगा? सिंपली ये डायरेक्शन है कि अगर मान लीजिए ये अब नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेट अस एज्यूम, अब ये नया केस है, ठीक है, न्यू केस, ठीक है। अच्छा इन दोनों केसेस को लिख देता हूं। जैसे केस वन में अपने एज्यूम किए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज था और ये एक नेगेटिव चार्ज था। अच्छा अब ये दो पोलैरिटी जैसे ही हो गया ना, नॉर्थ साउथ का, जो ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो अपने को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। अब जब ये अट्रैक्ट होता है तो अब क्या बोलेंगे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में दोनों का लग रहा होगा, तभी ना दोनों पास में आ रहा है। एंड सिंस ये दोनों फ्रीली छोड़ा हुआ था, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में काम करता है। आपको ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे अगर आ रहा है तो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये केस हो गया अट्रैक्शन वाला। अगर मान लीजिए ये लिख देता हूं अट्रैक्शन, ये हो गया रिपल्शन का केस, ठीक है। रिपल्शन के केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक अलग दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा? रिपेल करेगा, दूर भागेगा एक दूसरे से। जैसे ही साउथ एंड साउथ को लाते तो दूर भागता है, अगर अपने पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को रखे और पास ला रहे हैं तो ये दूर को भागेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड सिंस अगर ये रिपेल करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स बाहर को लग रहा होगा। अच्छा जैसे ही अगर किसी बॉडी को धक्का देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है ना, फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, या तो फोर्स के डायरेक्शन में होता है या तो फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में हो सकता है, ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये रिपल्शन हो रहा है तो अपने बोलेंगे ना कि कुछ ना कुछ फोर्स तो बाहर लग रहा होगा दोनों के, तभी ना दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। इस केस में अलोंग द लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए इसको वेक्टर के डिनोट कर दे डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों केसेस बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपने यहां बोले ये अलोंग द लाइन हो गया डिस्टेंस, अलोंग द लाइन ऑफ डिस्टेंस, अगर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये नया केस था, तो यहाँ पे F इलेक्ट्रिक लगेगा ना, ठीक है। एंड सिंस along the distance r, let us suppose we have a vector r cap. अब यूनिट वेक्टर तो आप जानते ही होंगे ना कि क्या किस लिए होता है? डायरेक्शंस को करने के लिए।
तो यूनिट वेक्टर अलोंग द आर, अलोंग द डिस्टेंस आर अपने मान लिए कि ये क्या होगा, आर कैप, ठीक है। तब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं, जो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर के हिसाब से अपने ये बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था ये एक वेक्टर v है, ठीक है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होने लग जाएगा क्योंकि अब इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए आपको 11 में बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो वेक्टर वेक्टर सब, ठीक है। अब आपको थोड़ी दिक्कत होगी जैसे समझने में, अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ रखे हैं, अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। अब डिस्टेंस के अलोंग कोई भी अगर वेक्टर है, इतनी देर से हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड है। मैंने शुरुआत में वेक्टर नहीं बताया आपको क्योंकि कंफ्यूजिंग लग सकता था। अब आपको पिक्चर क्लियर है कि ये एक मैग्नीट्यूड है, पर नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो पता है ना, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा ना, अलोंग द डिस्टेंस है, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, या तो बाहर की तरफ हो सकता है। अगर अट्रैक्शन है तो अंदर की तरफ, रिपल्शन है तो बाहर की तरफ हो सकता है। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया ना। क्योंकि यहां पे अपने बोल दिए कि मान लो कि अलोंग द डिस्टेंस आर हम लोग के पास एक वेक्टर आर था, आर वेक्टर था, लेट्स सपोज ऐसा कोई आर वेक्टर था, और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो आर कैप था, और अपने को पता है जो आर कैप होता है वो क्या होता है, वेक्टर आर बाय मोड आर, यही होता है, ये यूनिट वेक्टर का यही प्रॉपर्टी है, एंड उसी को यूज करके अपनी जी, ठीक है, अलोंग दी वेक्टर आर एंड आर कैप। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने वेक्टर नहीं पढ़ा, तो आप वेक्टर पढ़ लीजिए एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने बोले कि सर आर तो वेक्टर आर तो इसी डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं ना, क्योंकि फोर्स तो दोनों ही डायरेक्शन में है, फोर्स तो दोनों ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी, अगर इसके एंगल, अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से देखें नेगेटिव चार्ज के, तो ये तो लेफ्ट साइड है ना, माइनस आई कैप की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अगर इसको देखें तो ये प्लस आई कैप की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दोनों ही केस में अपने अलग अलग वेक्टर्स ले सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखते तो हम ऐसे देखते, अगर नेगेटिव चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखते तो हम इस डायरेक्शन में वेक्टर आर को ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में वेक्टर आर लिए हैं एंड फोर्स को हम इसी पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज से देखना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन आर इधर को है, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तब फोर्स और ये दोनों नेगेटिव है, तो तब अपने बोलेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू आर ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने वेक्टर पढ़ रखे हैं तो बड़ा ही आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप ये पॉइंट को नोट रख लीजिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अच्छा, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क डन होगा
वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, सो ये भी क्लास 11 का ही कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से बोलेंगे, अगर लेमन भाषा में बोला जाए तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई वर्क डन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट का इतना ही मतलब था, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ डायलेक्ट जो रिलेटिव परमेबिलिटी और मीडियम के कुछ वैल्यूज को याद रखिएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी को हम लोग समटाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एंड इसकी जो वाटर के लिए, स्पेस के लिए स्लैश वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन इक्वल टू 1 होती है। एंड जब अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ना, तब अपने इसको के बड़ा के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेक इसको आप के ई कर दीजिएगा, ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर फॉर स्पेस इज 1। ठीक है, अच्छा ये 1 क्यों आया, ये 1 क्यों आया? ठीक है, ये भी समझ लीजिए फटाफट से। जब अपने बोले कि जब एप्सिलॉन जो था, एप्सिलॉन आर भाई एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर मतलब परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। जब वैक्यूम का बात किए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो गया, वापस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपने को तो पता है ना कि एक फ्री स्पेस का जो परमेबिलिटी है वो एप्सिलॉन नॉट है। तो जब अपने स्पेस का ही बात करें तो रेशियो तो सेम हो गया ना, तो 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, इसमें भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये भी आपका क्लियर कर दिया फटाफट से, एंड ये क्लियर करने वाला कुछ खास था नहीं। एंड दूसरा करेंगे फॉर वाटर, जो है एप्सिलॉन का वैल्यू आएगा, या फिर एप्सिलॉन ब्रैकेट में के इज इक्वल टू 80। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है। फॉर अ कंडक्टर दी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और के का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये आपको याद रखनी नहीं है, आपको कुछ इसमें कुछ खास समझना नहीं है, आपको इसमें सिंपली इसको याद रख लेनी है, इस वैल्यू को, कि फॉर अ कंडक्टर जो वैल्यू आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर अ कंडक्टर द वैल्यू इज गोइंग टू कम टू इनफाइनाइट। ओके, सो सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाए आपको। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में एक तो वो करवा दूंगा, तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा स्क्रीन में। अभी मैं वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, एडिटिंग करूंगा जब, तो उस समय आप पे डाल दूंगा, तब आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। पहले आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जब आपसे क्वेश्चन ना बने तभी आप सोल्यूशन को आगे बढ़ के देखिएगा, वरना तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। चाहे जितना भी हार्ड आपको लगे, आपको उसको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए उस क्वेश्चन को। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस जिनका चार्ज है 10⁻³ कूलम। सो सिंपली बोल रखा है कि जो चार्ज दे रखा है पॉइंट चार्जेस का वो है 10⁻³ कूलम। ठीक है, आप ऐसे वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ मीडियम, डिस्टेंस आर जो है 1 सेंटीमीटर है, या फिर 1/100 ऑफ अ मीटर, या फिर 0.01 मीटर। ठीक है,
ये कन्वर्जन आपको धड़ धड़ करनी है, मैं तो आपको फिर भी ये लिख के दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट 0.01 मीटर लिखना है, ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के और एप्सिलॉन जो बोल रखा है वो है 5, ठीक है। तो बोल रखा है कि फाइंड द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, सिंस अपने को ये दे रखा है तो अपने ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस था, ठीक है। तो क्या दो पॉजिटिव चार्जेस अगर रखे हैं तो फोर्स बाहर की तरफ होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, क्या क्या सीखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही सीखे थे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो वैल्यू है ये तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही था, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन की वैल्यू 5, चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये आपका न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। एंड सिंस इसका जो ऐसा यूनिट में वैल्यू था 9 × 10⁻9 था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2, ये वैल्यू था आपके पास, ठीक है। सो फालतू की इसको वापस पाई की वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने से अच्छा तो ऐसे जल्दी जल्दी से करना है। तो इसकी आंसर क्या आएगी आपकी, फाइनली आएगी 9 × 10⁻7 न्यूटन। ये जो वैल्यू आएगी 9 × 10⁻7 न्यूटन, ठीक है। ये फाइनल आंसर आना चाहिए आपका। देखिए आपका आंसर आया कि नहीं। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है, कैलकुलेट करें तो 18 × 10⁻6 न्यूटन, सॉरी न्यूटन, ठीक है। सो ये इसका फोर्स था एक्चुअली मीडियम में, ठीक है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है, बाकी अपने को बोला कि फोर्स निकाल, फोर्स तो सिंपल फॉर्मूला डाले, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और आंसर निकाल दिया। और डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ है, सिंस दोनों चार्जेस पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। क्लियर बात। अच्छा, इसमें एक और एक तो जो पहला सब पार्ट था उसमें दे रखा है फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अच्छा, इंटरेक्शन फोर्स जब बिटवीन द पॉइंट चार्जेस बोला है तब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो फोर्स होगा, जो फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है वो निकालनी है जब चार्जेस को अपने मीडियम के बाहर रखे, मतलब स्पेस में रखे, ठीक है। जब भी आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो आपको ये समझना है कि जो चार्जेस है अपने उसको पहले वैक्यूम में रखें, ठीक है। और ये कब निकालना है, जब आपको अल्टीमेट फोर्स निकालने बोलते कि फाइनल फोर्स क्या होगा जब उस मीडियम में रखें, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, फिर भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए था, ठीक है। आपको वन ट्राई में ही हो जाना चाहिए था, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आप अगर हम लोग के पास ऑफलाइन आएंगे तो आपको और भी मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, काफी कुछ करवाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल एक और क्वेश्चन है, ये भी आपकी स्क्रीन में आ जाएगा अभी, कि ये भी आपके क्वेश्चन में आना चाहिए। एक सेकंड क्वेश्चन निकाल लूं, क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि बोल रखा है कि टू स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q at play, each of them are suspended through two light insulated string of length l from a point. The expression of theta, तो थीटा निकालना है सिंपली, इसमें बोल रखा है आपको थीटा निकालना है। ठीक है, ये दो, एक तो लेट्स सपोज बॉल था, यहां से दो चार्जेस लटक रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, एंड ये दोनों का मास m है। अच्छा, ये सेम एंगल क्यों है? देखिए सेम एंगल इसलिए है क्योंकि दोनों में तो सेम फोर्स मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन तो सेम ही होगा ना, दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब साइन भी सेम होगा। अगर सेम साइन है तो रिपल्शन हो रहा होगा, और अपने जानते हैं कि ये डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस के अलोंग है वही फोर्स लगता है, तो अपने को पता है बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बोल रखा है कि अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है, सिंपल। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। अच्छा, सिंस ये एक इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है यहाँ पे एक mg लगेगा। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तब आपको ये याद रखना है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे फोर्सेस को अपने रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने चाहे तो इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या होता है ना कि इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, तो उन केसेस में क्या करेंगे कि उन केसेस में अपने उन फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे जिनके कंपोनेंट या तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो या तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर ये चार्ज, मान लीजिए अगर ये चार्ज था, ठीक है, वो फोर्स इधर लग रहा है, कोई भी एक फोर्स था, कोई एक भी बॉडी पार्टिकल था, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, अपने ये एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक है, इस केस में क्या है कि अपने उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जिनका कंपोनेंट या तो फोर्स के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा या तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़े तो एक आएगा f cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। ठीक है, तो अपने देख रहे हैं कि एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आया, एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आया, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करने में हम लोग को फायदा है। ठीक है, लेकिन सिंस ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तब अपने को वो सब करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सिंपल सा किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। एंड यहाँ पे टेंशन को रिजॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो टेंशन को, सिंस ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारा फोर्सेस जो है बैलेंस्ड है। पहला पॉइंट ये दिमाग में आना ही चाहिए जब भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोला कि सारा फोर्सेस जो है बैलेंस है। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे एफबीडी बनाए, या फिर एफबीडी बनाने का भी उतना जरूरत नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग एंगल आपको पता है ना, ये एंगल भी थीटा होता है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने की भी चीजें नहीं। अगर इसके एफबीडी बनाए मास m वाले का, तो नीचे mg लगेगा, वेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टेंशन है कुछ, ये एंगल थीटा था जो अपने अभी देखे, ये एंगल सेम होता है ना, ये थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा ऑल्टरनेटिंग एंगल्स में। ठीक है, सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में t cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन में क्या आएगा t sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ दिए अपने, ये एंगल थीटा था तो यहाँ पे एक कंपोनेंट, एक यहाँ पे एक कंपोनेंट आ गया, एंड अपने को कोई मतलब नहीं है कि कोई किस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, किसको रिजॉल्व करना है, किस फोर्स को नहीं करना है,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की जो कंडीशन है वो दे रखी थी इक्विलिब्रियम में है। तो ये क्या होगा, टी cos थीटा टी sin थीटा mg फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बैलेंस कर दो इस कंडीशन में, टी sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे करते हैं, टी sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg और टी sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ठीक है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने ये फोर्स को बैलेंस कर दिया। अपने को ये कंडीशन ही पता है कि जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो अलोंग एक्स तो देख लिए, बैलेंस कर दिए, अलोंग वाई भी देख लीजिए। क्या आएगा, टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब सिंपल सा एक दिमाग लगाइए कि दो इक्वेशंस आ गई हम लोग के पास, ठीक है, सिंपल है, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब क्या करें, अगर हम लोग को एंगल निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्टी क्या है, टेंशन। अपने को टेंशन नहीं चाहिए, क्यों टेंशन बार बार निकालना, जब अपने टेंशन को ऐसे ही मतलब कैंसिल ऑफ कर सकते हैं। तो 1/2 कर दो, क्या आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा निकालना है तो यहां से अपने क्या थीटा निकाल सकते हैं कि sin थीटा अपने ये बोल सकते हैं ना सिंपली 1/2 कर दी, 1/2 सिंपल। या टेंशन से टेंशन कैंसिल ऑफ हो गया तो ये कैंसिल। तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसके बाद क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, ठीक है। सिंपल सा ये एक्सप्रेशन आया था। लेकिन क्या ये एक्सप्रेशन यहीं पे आके रुक जाता है, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जब अपने बोला कि यहाँ पे एंगल थीटा था, ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये लेंथ L था, ये स्ट्रिंग का जो लेंथ था ये L था, ठीक है, ये mg था हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर को लग रहा था, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है तो बाहर की तरफ लग रहा था, ठीक है। तो अगर ये L था तो सिंपली यहाँ पे एक तो जुगाड़ लगाइए कि sin थीटा, सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस एंगल में अपने sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो L है ही, जो थीटा के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो 90 डिग्री के सामने वाला तो वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू P बाय L, मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय L, वही तो लिखा है। परपेंडिकुलर अपने को निकालना है क्योंकि अपने को अलोंग द जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के चार्ज का वही तो लगेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो अपने को बेसिकली 2p चाहिए, ठीक है। तो p यहां से निकल गया तो 2p क्या हो गया, 2l sin थीटा, ठीक है। और जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे क्या होगा, k q1 q2 अपॉन, सिंस चार्ज तो दोनों सेम है तो क्या आपने k q का स्क्वायर लिख दें और नीचे में क्या लिखेगा, 2p का स्क्वायर ना, ठीक है, 2p का स्क्वायर लिख देंगे एंड ये क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपको sin थीटा को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिए, मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दे देता कि ये डिस्टेंस x है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस x था,
तब आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2p की जगह हम लोग को x दे दिया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ l को छोड़ के कुछ नहीं दिया था, तो हम लोग को ये करना पड़ा। ठीक है, अच्छा जो भी टर्म्स आपके क्वेश्चन में दिए ना उसी को यूज करना है। ठीक है, आपको ये अज्यूम नहीं कर देना है कि हाँ ये तो x है ही। ठीक है, आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि चलिए कि वो हम लोग को वो नहीं दिया, इसके डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी, तो हम लोग एज्यूम करेंगे। ये अजम्पशन बिल्कुल नहीं लेना है कि आपको वो वैल्यू कुछ देगा। अगर आपको उसने बोल दिया कि लेंथ l है, तो आपको उसी l को लेके आगे चलना है, और उस केस में यही क्वेश्चन बनेगा। एंड उस केस में इस f को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब आपकी इक्वेशन tan थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू kq स्क्वायर लिख देते हैं। आपकी इक्वेशन ये बनती फाइनल। ठीक है, तो इसमें तो ये दोनों टर्म्स आ गए ना, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस x दे देता, तो सिंपली यहाँ पे क्या आता है x का होल स्क्वायर। जब हम लोगों ने बोल दिया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यूजर ने ही बोल दिया कि x था, x दे दिया है, लेट्स सपोज x इक्वल टू 2 मीटर। हम लोगों को तो p पता नहीं है, ठीक है, p पता नहीं था और थीटा निकालना था, तो ऑलरेडी थीटा के टर्म्स में आ गया ना, जो कि अपने को ऑलरेडी निकालना था। तो फाइनली ये क्वेश्चन बना। लेकिन अगर x इक्वल टू 2 मीटर पहले दे देता तो इतना झमेला था ही नहीं। तब सिंपली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k q स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर, और सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करते एंड थीटा को लिखते कि वो था tan इनवर्स Fe अपॉन mg। ठीक है, इतने आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान था ये। ठीक है, आपको इतना एकदम आसानी में बता दिया मैंने, एकदम आसान लेमन भाषा में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बीच में थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो गई थी, उसके लिए सॉरी, इसीलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। एंड अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना आपका लेक्चर ही वेस्ट चल जाता आगे का। आज अपने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कम पढ़ा है मैंने अभी तक। ठीक है, काफी कम पढ़ा है। अच्छा, एक तो नोट में लिखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स follows न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है? थर्ड लॉ तो पता ही होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का कुछ बैक फायर जरूर होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल यही बोलता है ना। तो अगर इसको मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को लिखें तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। सबसे छोटा मतलब एक लाइन में यूं बोले कि जो यही है इस स्टेटमेंट का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। F का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा ये F21 का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1। Q2 के कारण Q1 के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ये बताता है। उसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1 ड्यू टू ऑन Q2
यहाँ पे सेम यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q2 of Q1 on Q2। सिंपल यही है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज Q2 on Q1, ठीक है। Q2 के कारण Q1 के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अपने को उससे मतलब है, ठीक है। यही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है कि अगर मान लीजिए Q1 था, ये Q2 था, ठीक है। Q1 के कारण, और ये दोनों समझ लीजिए पॉजिटिव चार्जेस था, तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। और Q2 के कारण Q1 के ऊपर क्या लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये क्या है F21, ये क्या है F12, ठीक है। सिंपल सिंपल ये बता दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 1 से 2 क्वेश्चंस, फिर आपकी छुट्टी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं इंग्लिश में बिल्कुल नहीं आपको बताने वाला, ठीक है। सिंपल इसका एक ही मतलब है जो आपको समझना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्या मैंने बोला, अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 2 3 और ये 4 फोर्सेस, 4 चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4, और मान लीजिए सिंपली बीच में एक तो चार्ज Q है, ठीक है। तो Q1 के चलते क्या फोर्स आएगा, ये Q5 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया F1, ठीक है। ये Q था, ये Q2 था, ठीक है। इसके कारण कितना आएगा Q2। अच्छा वेक्टर है तो डायरेक्शन भी आपको याद रखना है ना। अच्छा Q3 के कारण कितना आ जाएगा F3 ये, एंड Q4 के कारण कितना आ जाएगा F4, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस में आपको याद रहने चाहिए क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फोर्सेस का होगा, तो F नेट ऑन Q अगर निकालेंगे, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो Q के ऊपर लगेगा वो कितना आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही होगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कि ये चार्ज उसके फोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सिंपल एंड क्लियर कि अगर कोई चार्ज के, हर एक चार्ज जो है इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा एक टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत ही एक छोटा चार्ज होता है, ठीक है, ऑफ नेग्लिजिबल चार्ज, ठीक है। बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत माइन्यूट चार्ज होता है, जिसको अगर सिस्टम में रख दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस सिस्टम में एक बड़ा चार्ज को रखेंगे तो रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक छोटा सा बहुत ही माइन्यूट चार्ज है, उसको बीच में रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब ही यही है कि डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या, अ स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज मतलब स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज,
ठीक है, उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बहुत कम है, ऐसा नहीं कि साइज में छोटा है, वो बात नहीं मैं बोल रहा हूं। स्मॉल चार्ज दैट, ठीक है, अ स्मॉल चार्ज दैट डज नॉट इंटरफियर्स, ठीक है, इंटरफियर्स द चार्ज in which it was introduced। मतलब क्या ये उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, इंटरफियर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, a small charge that does not interferes in the configuration of the charge system of particles in which it was introduced। मतलब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर इंट्रोड्यूस किए और इसको डाल दिए तब भी वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अगर, अच्छा एक नोट लिख डालते हैं, ठीक है, नोट में क्या है, एफ नेट on a test charge, F net on a charge is 0, जो नेट फोर्स होगा on a charge is 0 if the charge, ठीक है, if the system of charged particles, if the system of charged particles configuration F net on a charge is 0 if the system of charged particles configuration is symmetrical। क्या बोले कि अगर किसी चार्ज को एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के उस कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया जाए तब उसमें जो एफ नेट होगा वो 0 होगा। जैसे ये अगर आप इसकी डायग्राम को बनाएंगे तो ये ऐसा है ना, एक तो सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये। अगर सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर था और बीचों बीच एक टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज को रख दिया गया तो एफ नेट ऑन दिस क्यू, ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q3 था, ये Q4 था। टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों? और बकायदा सारा चार्ज को सेम होना पड़ेगा। ऑल चार्जेस मस्ट बी सेम। Also the charges must be same। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेट्स सपोज ये सब पॉजिटिव चार्ज था, ये माइनस क्यू था, ये एक नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, ये वाला। लेकिन एट द सेम टाइम सेम ये वाला चार्ज सेम डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? एफ नेट क्या हो जाएगा? फाइनली 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, क्योंकि ये बीचों बीच है। ठीक है, एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी है, तो क्या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से खींचेगा ना दोनों। अगर डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट है ना फोर्स का, ये इस तरफ खींच रहा है, ये उतना ही। अगर मान लीजिए अगर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक सामने वाला आदमी 10 न्यूटन से खींच रहा है
और मैं भी 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। दैट सिंपल, कि कोई कहीं नहीं जाएगा, नेट मूवमेंट ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ही होगा, एफ नेट जीरो है। एफ नेट अगर इस पे जीरो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, एंड सेम इस डायरेक्शन में भी सेम केस है। ये भी अपना सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहा है जितना ये मैग्नीट्यूड से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो टग ऑफ वॉर का एग्जांपल से अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे एफ नेट जीरो लग रहा है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीचों बीच एक चार्ज को रख दे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर एक रेक्टेंगल था, ठीक है, रेक्टेंगल के बीचों बीच रख दे तब क्या होगा, तब भी सेम होगा ना, क्योंकि डायगोनल्स तो सेम रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी सर्कल में सर्कुलर चार्ज था, ठीक है, एक छोटा 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 ऐसे 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 चार्जेस था बहुत सारा, और उसके बीच में एक तो चार्ज रख दिया मैंने, तो उस पे भी एफ नेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चार्ज सारा सेम है तो उसमें अगर किसी भी चार्ज को बीच में रख दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है। ऐसा नहीं कि सारा फोर्स को ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे नहीं होगा। वेक्टर इक्वेशन अलग होता है ना। जब आप इसका मॉड ऑफ एफ नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f3 का स्क्वायर प्लस f4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है ना वेक्टर एडिशन, तो ये होता है, ये नहीं रहता। ठीक है।